Hello and welcome to Study IQ. In this video, I will bring to you another chapter in the series of Spot the Error videos which will help you in your quest to clear the exam SSC CGL in the coming years or this year. So in this video, I will cover SSC CGL 2011. SSC CGL 2011 की परीक्षा का टीयर 1 एग्जाम ये 19 जून को हुआ था। फर्स्ट एंड सेकंड सिटिंग मैं इसमें कवर करूंगा और 26 जून की भी फर्स्ट एंड सेकंड सिटिंग कवर करूंगा। सो जो एक एग्जाम होता है टीयर 1 का उसमें लगभग 5 क्वेश्चन स्पॉट द एरर से आते हैं। तो टोटल इसमें फर्स्ट सेकंड सिटिंग 19 जून एंड फर्स्ट सेकंड सिटिंग 26 जून यानी टोटल 20 क्वेश्चंस इसमें मैं डिस्कस करूंगा। ये क्वेश्चंस आपकी हेल्प करेंगे। आपको ये अभ्यास करना है कि आप जितने ज़्यादा हो सकें पैटर्न्स याद रखें क्योंकि उन्हीं पैटर्न्स पर क्वेश्चन रिपीट होंगे और फिर आप इंग्लिश में भी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। एक बात आपको और याद रखनी है, जब भी आप कोई सेंटेंस देखें तो पहले आपको वीडियो रोक देना है। वीडियो रोकने के बाद आपको सबसे पहले खुद अभ्यास करना है और उसके बाद फिर अगर आप नहीं कर पाते तब आपको एक्सप्लेनेशन सुननी है, वरना आप सीख उतना ज़्यादा नहीं पाएंगे। सो सबसे पहला जो सेंटेंस है वो ये है, अ सीनियर डॉक्टर एक्सप्रेस्ड कंसर्न अबाउट फिजिशियंस रेकमेंडेड द वैक्सीन। एक सीनियर डॉक्टर ने अपनी नाराज़गी जाहिर की, उनके हिसाब से जो फिजिशियंस हैं वो वैक्सीन्स यानी दवाइयों को रेकमेंड कर रहे हैं। तो इस पे उन्होंने अपनी कंसर्न अपनी चिंता जताई। अब इस सेंटेंस के अंदर अ सीनियर डॉक्टर एक्सप्रेस्ड कंसर्न अबाउट समथिंग, एक सीनियर डॉक्टर ने अपना जो कंसर्न है वो किसी चीज़ के बारे में बताया और वो क्या है, वो है कुछ यानी समथिंग। और वो समथिंग क्या है, वो है फिजिशियंस रेकमेंडेड द वैक्सीन। लेकिन अगर आप बोलते हैं फिजिशियंस रेकमेंडेड द वैक्सीन, इसका मतलब हो गया कि फिजिशियन बोलते हैं डॉक्टर को, जो फिजिशियन है, फिजिशियन ने वैक्सीन को रेकमेंड कर दिया था। लेकिन यहाँ ये वो नहीं कहना चाह रहा, यहाँ वो कह रहा है कि फिजिशियंस के वैक्सीन्स रेकमेंड करने पर उन्होंने चिंता जताई। तो वैक्सीन्स रेकमेंड करने पर, तो उसके लिए यहाँ पे रेकमेंडेड नहीं आएगा क्योंकि रेकमेंडेड तो पास्ट टेंस हो जाता है। इसका मतलब होता है वैक्सीन्स को सुझाया गया था, लेकिन हमें बोलना है वैक्सीन्स के सुझाने पर। सो यहाँ पर हम बोलेंगे फिजिशियंस रेकमेंडिंग द वैक्सीन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे बोलना है कि लेट से मैं लोगों के चिंता करने पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ। सो मैं बोलूँगा आई एम एंग्री एट पीपल वरिंग अननेसेसरली। एट पीपल वरिंग अननेसेसरली, तो यानी जो भी चीज़ यहाँ पे क्रिया है उसमें वर्ब प्लस आईएनजी आएगा यानी जेरंड फॉर्म आएगा। चिल्ड्रंस एंजॉय लिसनिंग टू गोस्ट स्टोरीज स्पेशली ऑन हैलोवीन नाइट। हैलोवीन नाइट त्यौहार पर जो बच्चे हैं वो भूतों की कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं। अब ये एक आसान सवाल है। जब भी हम बोलते हैं चाइल्ड मतलब होता है एक बच्चा और चिल्ड्रन मतलब होता है बहुत सारे बच्चे, लेकिन चिल्ड्रंस नाम का अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है। शब्द होता है बहुत सारे बच्चों के लिए चिल्ड्रन और एक बच्चे के लिए चाइल्ड। तो इस तरह के बहुत सारे अंग्रेजी में शब्द हैं जिनमें एक वचन और बहुवचन बहुत अलग अलग तरीके से बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक आदमी है तो मैन, बहुत सारे आदमी हैं तो मैन। इसी तरह वुमेन। इसी तरह से शीप एक भेड़ है तो भी शीप, बहुत सारी हैं तो भी शीप। इसी तरह कैटल भी कैटल ही रहता है। तो इस तरह के भी बहुत सारे शब्द हैं जो बदलते नहीं हैं। और कुछ शब्द ऐसे हैं जो बहुवचन होते हैं लेकिन एक वचन की तरह दिखते हैं। कुछ हैं जो एक वचन होते हैं लेकिन बहुवचन की तरह दिखते हैं। जैसे शब्द है इनिंग्स, ये बहुवचन की तरह दिखता है लेकिन है एक वचन। इसी तरह शब्द है न्यूज़, या फिर कुछ डिजीज़ के नाम है जैसे मम्प्स, जैसे मीजल्स, ये सारे दिखते बहुवचन हैं लेकिन है एक वचन। इसी तरह से कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो एक वचन दिखते हैं लेकिन है बहुवचन, जैसे कैटल, जैसे एयरक्राफ्ट एट्सेट्रा। एयरक्राफ्ट अगर एक है तो भी एयरक्राफ्ट और बहुत सारे हैं तो भी एयरक्राफ्ट। इसी तरह से शीप अगर एक है तो भी शीप और बहुत सारे हैं तो भी शीप। तो ये आपको ध्यान रखना है। संज्ञा में आपको ध्यान से पढ़नी है। इसमें एक वचन और बहुवचन पर अक्सर सवाल पूछे जा सकते हैं। देयर आर सो मैनी फिल्थ्स ऑल अराउंड द प्लेस। फिल्थ बोलते हैं गार्बेज, कचरा, उसको बोलते हैं फिल्थ। अब यहाँ पे लिखा है फिल्थ। देखिए फिल्थ एक ऐसा शब्द है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसे आप गिन नहीं सकते। कचरा जो है उसे आप गिन नहीं सकते कि एक कचरा, दो कचरा।
इसलिए अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी एक तो हम बहुवचन नहीं लगाते, क्योंकि जिस चीज को हम गिन ही नहीं सकते उसका क्या एक वचन और क्या बहुवचन। इसलिए पहली बात तो यहाँ पे फिल्थ कुछ नहीं होगा, फिल्थ होगा सिर्फ। ये शब्द अनकाउंटेबल है तो ये इसका बहुवचन नहीं बनता एस लगाकर, तो ये फिल्थ रहेगा। दूसरी बात, जब भी अनकाउंटेबल नाउन यूज करते हैं उसके साथ कभी भी मैनी नहीं लगता। मैनी लगता है सिर्फ उन चीजों के साथ जिनको हम गिन सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास बहुत सारे फोन है तो मैं बोलूंगा आई हैव मैनी फोन्स, या मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं तो मैं बोलूंगा आई हैव मैनी क्लोथ्स। लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा आई हैव मैनी, देयर आर सो मैनी फिल्थ्स, मैनी नहीं। तो यहां पे होगा मच, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम मच यूज करते हैं, मैनी यूज नहीं करते हैं। और दूसरी बात, अनकाउंटेबल नाउन जो होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है, ये भी याद रखना है। तो यहाँ पे आर नहीं होगा, यहाँ पे इज होगा। तो इस सेंटेंस में बहुत सारी गलती हैं। तो आप ये नहीं बोलेंगे देयर आर सो मैनी फिल्थ्स ऑल अराउंड द प्लेस, यानी इस जगह पर हर तरफ बहुत सारा कचरा है। आप बोलेंगे देयर इज सो मच फिल्थ ऑल अराउंड द प्लेस। अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट हैव बीन डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल। बहुत सारे बच्चे हैं जो परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट हैव बीन डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल। अब इसके अंदर अ ग्रेट मैनी मतलब बहुत सारे, और जब बहुत सारे हैं तो फिर एक वचन नहीं बहुवचन होगा, यानी स्टूडेंट की बजाय होगा स्टूडेंट्स। तो ग्रेट मैनी के साथ आप लगाएंगे स्टूडेंट्स। और वैसे भी जहां भी शब्द मैनी होगा, मैनी के साथ बहुवचन ही लगता है, क्योंकि मैनी का मतलब होता है बहुत सारे। फॉर एग्जाम्पल, मैनी फ्रेंड्स, मैनी कार्स, मैनी पेन्स, मैनी पेंसिल्स। तो मैनी के साथ हमेशा बहुवचन लगेगा, अ ग्रेट मैनी के साथ लगेगा बहुवचन। वी आर गोइंग टू लॉन्च दिस 3 करोड़ प्रोजेक्ट विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। हम ये 3 करोड़ रुपए की लागत से लगने वाला प्रोजेक्ट कुछ ही महीनों में लॉन्च करने वाले हैं। एक बात याद रखिए, जब भी ये मान लीजिए एक नाउन है, ये दूसरा नाउन है, दोनों के बीच में डैश यानी कि हाइफन जब लग जाता है तो ये सिंगुलर होते हैं। तो यहां पे लिखा है 3 करोड़। अब आपको ये नहीं सोचना है कि 3 करोड़, 3 मतलब बहुवचन, नहीं, ये है एक वचन ही। गिनती जब होती है हम उसको बहुवचन की तरह ट्रीट करते हैं। और एक क्लू और भी है आपका, यहां पे 3 और करोड़ के बीच में हाइफन लगाए। हाइफन जब भी होता है तो सिंगुलर लगता है। सो यहां पे होगा 3 करोड़ प्रोजेक्ट, ना कि 3 करोड़ प्रोजेक्ट। सो आप बोलेंगे वी आर गोइंग टू लॉन्च दिस 3 करोड़ प्रोजेक्ट विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। आई होप टू गो टू शॉपिंग दिस वीकेंड इफ द वेदर परमिट्स। अगर मौसम अच्छा रहा, अगर मौसम ने इजाजत दी, तो मैं आने वाले वीकेंड पर शॉपिंग जाने की उम्मीद करता हूं। देखिए, इसके अंदर लिखा है आई होप टू गो टू शॉपिंग। मान लो मैं अपने घर जा रहा हूं, या मान लो मैं अपने फ्रेंड के घर जा रहा हूं। मेरा फ्रेंड है राम, मैं राम के घर जा रहा हूं, तो मैं बोलूंगा आई एम गोइंग टू राम्स हाउस। सो मैं बोलूंगा आई एम गोइंग टू राम्स हाउस या राम्स होम। अब मैं मान लो चंडीगढ़ जा रहा हूं, तो मैं बोलूंगा आई एम गोइंग टू चंडीगढ़। मैं दिल्ली जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू दिल्ली। यानी टू के बाद हम हमेशा किसी भी प्लेस का जिक्र करते हैं, किसी जगह का जिक्र करते हैं। वो जगह कुछ भी हो सकती है। यहां मैं बोल रहा हूं आई होप टू गो टू शॉपिंग। क्या शॉपिंग कोई जगह है? नहीं, शॉपिंग कोई जगह नहीं है। सो या तो बोलो आई होप टू गो टू शॉप, आई होप टू गो टू शॉप। अगर यहां शॉप कोई खास है तो आपको दा लगाना पड़ेगा। आप जानते हैं हर खास यूनिक चीज के आगे आप दा लगाते हैं। अगर किसी खास दुकान का जिक्र हो रहा है तो आप बोलेंगे आई होप टू गो टू द शॉप। और दूसरी बात, लेकिन यहां पे एक बात याद रखनी है, आई होप टू गो टू शॉपिंग, तो यहां पे अगर आप शॉप लिखते हैं शॉपिंग के बजाय, तो सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाएगा, क्योंकि शॉपिंग शब्द में कोई गलती नहीं है। तो इसको ठीक करने का दूसरा तरीका यह है, शॉपिंग क्या है पहले यह समझिए। शॉपिंग एक कारण है, कोई जगह का नाम नहीं है, एक कारण है। मैं किस चीज के लिए जा रहा हूं? शॉपिंग के लिए जा रहा हूं। मेरा कारण क्या है जाने का? शॉपिंग। तो कारण में हम टू की बजाय हमेशा यूज करते हैं फॉर। सो आंसर होगा आई होप टू गो फॉर शॉपिंग। इसी तरह मान लीजिए अगर आप किसी से पूछते हैं कि चलिए हम वॉक के लिए चलते हैं, यानी हम सैर पे चलते हैं, तो कभी भी ऐसे मत पूछना लेट्स गो टू अ वॉक। नो, टू अ वॉक नहीं, आप टू के आगे किसी जगह का नाम लगाते हैं। वॉक कोई जगह नहीं है। हां, आप ये बोल सकते हैं लेट्स गो टू द पार्क, लेकिन आप बोलेंगे लेट्स गो फॉर अ वॉक। द लॉयर आस्क्ड इफ इट वॉज वर्थ टू टेक द मैटर टू कोर्ट। लॉयर मतलब वकील। वकील ने पूछा कि क्या मुकदमा अदालत में ले जाना सही रहेगा, क्या यह वर्थ है? देखिए, वर्थ जो शब्द होता है, वर्थ के आगे हमेशा हम वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, यानी कि जेरेंड फॉर्म लगाते हैं। और यहां पे क्या लगा है? टू प्लस वर्ब, टू प्लस टेक लगा है वर्थ के आगे। टू प्लस वर्ब, वर्ब है टेक, तो टू प्लस वर्ब फॉर्म को हम बोलते हैं इन्फिनेटिव फॉर्म।
यहां पर हम इन्फिनेटिव फॉर्म नहीं लगाएंगे, यहां पर हम लगाएंगे जेरेंड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अगर मैं पूछता हूं मेरा एग्जाम है तो क्या ये चैप्टर पढ़ना वर्थ रहेगा मेरे टाइम के, यानी क्या ये चैप्टर मुझे पढ़ना चाहिए, सो मैं पूछूंगा इज दिस चैप्टर वर्थ स्टडिंग, क्या ये चैप्टर पढ़ने लायक है, इज दिस चैप्टर वर्थ स्टडिंग। अब मैं ये नहीं पूछ सकता इज दिस चैप्टर वर्थ टू स्टडी, नहीं, क्योंकि वर्थ के आगे क्या लगता है, स्टडिंग, वर्ब प्लस आईएनजी। इसी तरह यहां पर द लॉयर आस्क्ड इफ इट वाज वर्थ टेकिंग द मैटर टू कोर्ट, तो यहां पे टू टेक नहीं होगा, यहां होगा टेकिंग, वर्थ के आगे वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म लगेगा। अगला सवाल, आफ्टर अ केयरफुली इन्वेस्टिगेशन वी डिस्कवर्ड दैट द हाउस वॉज इन्फेस्टेड विद टर्माइट्स। बहुत ही केयरफुल निरीक्षण के बाद हमने ये पाया कि जो घर था उसमें बुरी तरह से दीमक लग चुका था। अब इसके अंदर जो ये इन्वेस्टिगेशन है ये क्या है, जो हम निरीक्षण कर रहे हैं घर का, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन क्या है, इन्वेस्टिगेशन कोई थिंग है, कोई चीज है जो हम करते हैं, यानी कि ये नाउन है। और नाउन की विशेषता क्या है, नाउन की विशेषता जो शब्द बताता है उसे बोलते हैं विशेषण यानी एडजेक्टिव। और इन्वेस्टिगेशन हमने किस तरह का किया, केयरफुल किया, काफी ज्यादा जोर से किया, काफी ध्यानपूर्वक किया, तो यानी कि ये जो शब्द है ये है एडजेक्टिव, ये इन्वेस्टिगेशन की विशेषता बता रहा है। और एडजेक्टिव जो होते हैं उसमें एल वाई जनरली नहीं लगता है, ये एडवर्ब होते हैं, हमें चाहिए एडजेक्टिव, तो यहां पे हम बोलेंगे आफ्टर अ केयरफुल इन्वेस्टिगेशन। हाँ, अगर मैं बोलता हूं कि हमने इन्वेस्टिगेशन को बहुत अच्छे से किया, बहुत ध्यानपूर्वक किया, तो उसमें अगर मैं वर्ब की तरह यूज करना चाहता हूं तो फिर ये एडवर्ब हो जाएगा, फिर मैं बोलूंगा वी डिड द इन्वेस्टिगेशन केयरफुली, क्योंकि यहां पर अब केयरफुली एडवर्ब है, क्योंकि ये डिड की विशेषता बता रहा है हमने इन्वेस्टिगेशन किस तरह से किया, तरह से करना, करना यानी क्रिया, और क्रिया यानी वर्ब, तो वर्ब की विशेषता कौन बताएगा, एडवर्ब, यानी कि केयरफुली हो जाएगा। लेकिन यहां पे ये किसकी विशेषता बता रहा है, इन्वेस्टिगेशन की। अगला सवाल, हिज सन इज वर्किंग वेरी हार्डली, उसका सन बहुत मेहनत कर रहा है। देखिए जब बहुत मेहनत करते हैं आप तो हम बोलते हैं आई एम वर्किंग वेरी हार्ड, ना कि हार्डली, तो यहां पर हार्डली नहीं होगा, हार्ड होगा। अब सवाल यह है कि हार्डली का मतलब क्या होता है। हार्डली का मतलब वही होता है जो बेयरली का मतलब होता है, या जो स्कारसली का मतलब होता है, या जो रेयरली का मतलब होता है, या जो सेल्डम का मतलब होता है, यानी कि ना के बराबर। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने पूछा कि क्या आप मंदिर जाते हैं, तो मैं बोलूंगा मैं ना के बराबर मंदिर जाता हूं, तो मैं ये सारे शब्द यूज कर सकता हूं, आई हार्डली गो टू टेम्पल, आई हार्डली विजिट टेम्पल, आई बेयरली विजिट टेम्पल, आई स्कारसली विजिट टेम्पल, आई रेयरली विजिट टेम्पल, या आई सेल्डम विजिट टेम्पल, इन सब का मतलब एक ही है, यानी ना के बराबर। तो इसमें अगर आप बोलेंगे हिज सन इज वर्किंग हार्डली या हार्डली वर्किंग, तो वो गलत हो जाएगा, उसका मतलब होगा वो ना के बराबर मेहनत कर रहा है। और अगर मान लीजिए सेंटेंस ये भी है कि वो ना के बराबर मेहनत कर रहा है, क्योंकि हमें इसमें कंटेक्स्ट नहीं पता किस कंटेक्स्ट में बोल रहा है, हो सकता है वो ये कहना चाह रहा हो मेरा सन ना के बराबर मेहनत करता है, तो फिर वो एडवर्ब यहां पे आएगा, हिज सन इज हार्डली वर्किंग, सो वो यहां पर आएगा हिज सन इज हार्डली वर्किंग या हिज सन इज वर्किंग हार्डली, तो ये मतलब इसका चेंज हो जाएगा। जो एडजेक्टिव होते हैं जनरली वो जिसको मॉडिफाई करते हैं उससे पहले लगते हैं, और जो एडवर्ब होते हैं वो जिसको मॉडिफाई करते हैं जनरली उसके बाद में लगते हैं, लेकिन ये कोई 100% रूल नहीं है, इनमें केस टू केस डिपेंड करता है। अगला सवाल, डू यू नो दैट इट वॉज आई हु हैज डन दिस पीस ऑफ ब्यूटिफुल वर्क, क्या आप जानते हैं कि यह मैं हूं जिसने यह शानदार काम किया है। अब इसके अंदर गलती आपको बतानी है, यह एक रिलेटिव प्रोनाउन है हु, ये आई के लिए आ रहा है, कि वो कह रहा है क्या आप जानते हैं, डू यू नो दैट इट वॉज आई, वो मैं था जिसने, तो ये जिसने किसके लिए है, आई के लिए है, मैं हूं जिसने, जिसने यह अच्छा काम किया है, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम, ये हु यहां पे सर्वनाम का काम कर रहा है, रिलेटिव सर्वनाम है ये, हैज डन दिस पीस ऑफ ब्यूटीफुल वर्क, और ये हैज डन, हु हैज डन, आई, हु हैज डन किसने ये काम किया, मैंने किया यानी आई, तो आई के लिए जब ये हु आई के लिए आया है तो वर्ब भी आई के लिए आएगी, और आई के साथ कभी भी हैज नहीं लगाते हैं, आई के साथ हमेशा हैव लगाते हैं। अगर आपको बोलना है ये काम मैंने किया है तो आप बोलेंगे आई हैव डन दिस वर्क, मैंने खाना खा लिया है, आई हैव ईटन, मैं वहां गया या मैंने उसको एक सुझाव दिया, आई हैव गिवन हिम अ पीस ऑफ एडवाइस, सो आई के साथ हमेशा हैव लगता है, यहां पे लगाया हुआ है हैज, तो ये गलती है इसमें, यहां पे आपको करना होगा हैव। डू यू नो दैट इट वाज आई हु हैव डन दिस पीस ऑफ
ब्यूटिफुल वर्क। द कंपनी हैज ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट्स। कंपनी ने कुछ उपकरण, नए उपकरण ऑर्डर कर दिए हैं। सो कंपनी ने ये ऑर्डर किए हैं। द कंपनी हैज ऑर्डर्ड, हैज के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, तो ये तो बिल्कुल ठीक है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। सम न्यू इक्विपमेंट, कुछ नए उपकरण। उपकरण एक ऐसा शब्द है जो अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन में मैं आपको बता चुका हूं कभी भी एस लगा के उसका बहुवचन नहीं बनाते हैं। तो यहां पे लिखा है इक्विपमेंट्स, तो ये गलत है। अगर एक उपकरण है तो भी इक्विपमेंट रहेगा, बहुत सारे हैं तो भी इक्विपमेंट रहेगा। हाँ, अगर आपको दिखाना है कि बहुत सारे उपकरण हैं तो आप इक्विपमेंट का इक्विपमेंट्स नहीं कर सकते, आप बोलेंगे अ लॉट ऑफ इक्विपमेंट। शब्द इक्विपमेंट ही रहेगा क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन चेंज नहीं होते हैं। सो आंसर है इक्विपमेंट। द फ्यूचर ऑफ फूड कंपनीज सीम्स क्वाइट सिक्योर ओड टू एवर ग्रोइंग डिमांड। जो भी खाद्य उद्योग हैं, जो फूड कंपनीज हैं, उनका भविष्य बिल्कुल सुरक्षित है क्योंकि जो खाने की डिमांड है वो बढ़ रही है। अब इसके अंदर लिखा है द फ्यूचर ऑफ फूड कंपनीज सीम्स क्वाइट सिक्योर। जो फूड कंपनीज है उनका फ्यूचर बहुत ज़्यादा सिक्योर है। ये क्वाइट, QUIT का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, तो ये बिल्कुल ठीक है। एक और शब्द होता है क्वाइट, जो होता है QUIET, इसका मतलब होता है चुप। क्वाइट मतलब चुप, वो बहुत शांत स्वभाव का है, ही इज अ क्वाइट पर्सन। तो वो आप क्वाइट वर्सेस क्वाइट में कंफ्यूज आपको नहीं होना है। QUIT क्वाइट मतलब होता है बहुत ज्यादा, और QUIET मतलब होता है चुप। सो द फ्यूचर ऑफ फूड कंपनी सीम्स क्वाइट सिक्योर। यहां तक सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। एवर ग्रोइंग डिमांड मतलब डिमांड हमेशा बढ़ रही है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। गलती है इस शब्द में, ओड टू, ओड टू नहीं, ओइंग टू। ओइंग टू का मतलब होता है बिकॉज ऑफ। बिकॉज ऑफ मतलब इसलिए। अब यहां पे देखिए, द फ्यूचर ऑफ फूड कंपनीज सीम्स क्वाइट सिक्योर। फूड कंपनीज का जो भविष्य है बिल्कुल सिक्योर है। क्यों? क्योंकि डिमांड बढ़ रही है। तो यहां पे ये हमें ऐसा शब्द चाहिए जिसका मतलब होगा क्योंकि, और क्योंकि के लिए दो शब्द होते हैं, एक होता है बिकॉज ऑफ या ओइंग टू। यहां पे एक शब्द और भी लग सकता है, वो है ड्यू टू, लेकिन ड्यू टू यहां नहीं लग सकता क्योंकि ड्यू टू से पहले हमेशा बी की फॉर्म होती है, लेकिन मतलब ड्यू टू का वही होता है जो ओइंग टू का होता है या बिकॉज ऑफ का होता है। नेक्स्ट सेंटेंस, द वैक्सीन व्हेन हिट द इंडियन मार्केट इज डॉग्ड बाय कंट्रोवर्सी। ये दवाई जब ये इंडियन मार्केट में आई तो इस पे काफी कंट्रोवर्सी हुई। इसको ठीक करने के दो तरीके हैं। ये सेंटेंस पास्ट टेंस में, क्योंकि आप एक ऐसी दवाई की बात कर रहे हैं जो कभी पास्ट में लॉन्च हुई थी, मार्केट में आई थी, और यहां पे लिखा है इज डॉग्ड बाय कंट्रोवर्सी, यानी कि कंट्रोवर्सी में है। लेकिन अगर पास्ट में है तो हमें क्या चाहिए? कंट्रोवर्सी में थी। तो या तो इस इज को वॉज कर दो या फिर सेंटेंस को प्रेजेंट टेंस बना दो। सो इसको आप वैन हटा दीजिए, क्योंकि वैन मतलब जब। इससे ही पता चल रहा है किसी पास्ट चीज की बात हो रही है। जब ये वैक्सीन जब मार्केट में आई थी, तो आप इस वैन को चेंज कर सकते हैं दैट में। अगर आपको इज लगाना है तो आप ये बोल सकते हैं द वैक्सीन दैट हिट द इंडियन मार्केट इज डॉग्ड बाय कंट्रोवर्सी। वो दवाई जो भारतीय मार्केट में आई है उस पर कंट्रोवर्सी है, तो ये इज ठीक है। लेकिन अगर आपको सेंटेंस यही रखना है द वैक्सीन व्हेन हिट द इंडियन मार्केट, तो आपको वॉज यूज करना पड़ेगा, वॉज डॉग्ड बाय कंट्रोवर्सी। अब इसमें डिसाइड कैसे करें कि ये व्हेन चेंज करें या इज चेंज करें, क्योंकि सेंटेंस को ठीक करने के दो तरीके हैं। तो इसमें आपको याद रखना है जो भी सेंटेंस का आगे वाला हिस्सा है उसको ठीक मान के चलना है, और जितना पीछे वाला हिस्सा ठीक हो सके वो आपको ठीक करना है। सो इसमें आप व्हेन लगा रहने देंगे और यहां पे इज को चेंज कर देंगे वॉज में। द अरेबियन नाइट्स आर इंडीड एन इंटरेस्टिंग बुक। द अरेबियन नाइट्स, अब ये नाइट्स यहां पे बेशक बहुवचन है, बहुत सारी रातें, नाइट्स, लेकिन दी अरेबियन नाइट्स पूरा एक किताब का नाम है, और ये एक ही किताब है। ये वो किताब है अलादीन का जिक्र जिसमें होता है द अरेबियन नाइट्स, तो ये एक ही किताब है, यानी यहां पे आर नहीं आएगा, यहां पे इज आएगा। इस तरह से कंफ्यूज करने के लिए आपको कुछ भी दे सकते हैं। अब जब भी आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको लगेगा द अरेबियन नाइट्स आर इंडीड एन इंटरेस्टिंग बुक, तो नाइट्स बहुवचन है तो नाइट्स के साथ आर आना चाहिए। इस तरह से आपको नहीं सोचना है। ये पूरा क्या है? द अरेबियन नाइट्स, ये किताब है और ये एक ही किताब है, तो यहां पे आर नहीं इज होगा। द अरेबियन नाइट्स इज इंडीड एन इंटरेस्टिंग बुक। ही लव्स हर डेस्पाइट ऑफ हिमसेल्फ। अब ये एक आसान सवाल है। ही लव्स हर, वो उससे बहुत प्यार करता है, डेस्पाइट ऑफ हिमसेल्फ। पहली बात, डेस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ नहीं लगता है, तो इस सेंटेंस में गलती ये है, इसमें ऑफ हटा दीजिए, तो सेंटेंस ठीक क्या है? ही लव्स हर डेस्पाइट हिमसेल्फ। दूसरी बात, अगर आप ऑफ लगाए रखना देना चाहते हैं तो फिर डेस्पाइट को चेंज कर दीजिए इंस्पाइट के अंदर। तो या तो डेस्पाइट या फिर लिखिए इंस्पाइट ऑफ, या तो सेंटेंस में इंस्पाइट ऑफ लिखिए। इंस्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद,
और डेस्पाइट का मतलब भी होता है के बावजूद। फ़र्क डेस्पाइट और इंस्पाइट में सिर्फ इतना है कि डेस्पाइट में ऑफ नहीं लगता है और इंस्पाइट में ऑफ लगता है। इसके अलावा डेस्पाइट और इंस्पाइट में कोई भी डिफरेंस नहीं है। ऑफ ऑल द मॉडल्स जेसिका इज द मोर गुड लुकिंग वन। जितने भी मॉडल्स हैं उनमें सबसे अच्छी दिखने वाली मॉडल है जेसिका। देखिए अब यहाँ पे ये मॉडल्स कितने हैं, ये डेफिनेटली 2 से ज़्यादा हैं। बहुत सारे मॉडल्स का जिक्र हो रहा है और जब आप बहुत सारे मॉडल्स का जिक्र करते हैं, यहाँ पे आप बोल रहे हैं जितने भी मॉडल्स हैं उनमें सबसे अच्छे दिखने वाली जेसिका है ऑफ ऑल द मॉडल्स। सो ऑफ ऑल द मॉडल्स के अंदर आप यानी 2 से ज़्यादा हैं, और जब 2 से ज़्यादा के बीच में आपको बताना है कोई सबसे अच्छा है तो फिर आप यूज़ करते हैं बेस्ट। याद रखिए बेस्ट का इस्तेमाल तब होगा जब 2 से ज़्यादा होंगे, और अगर 2 हैं तो आप यूज़ करेंगे बेटर, अगर उनमें आप डायरेक्ट कंपैरिजन कर रहे हैं तो। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 3 दोस्त हैं और 3 दोस्तों में इनका नाम है 1, 2 एंड 3। आपको बोलना है पहले वाला सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो आप बोलेंगे 1 इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट, तो आप मोस्ट लगा सकते हैं। थर्ड डिग्री सिर्फ तब यूज़ होती है जब कंपैरिजन 2 से ज़्यादा के बीच में होता है। यहाँ पे कंपैरिजन 2 से ज़्यादा के बीच में यूज़ हो रहा है। और मोर क्या है, मोर सेकंड डिग्री है, क्योंकि शब्द है मैनी का बनता है मैनी मोर मोस्ट। इसी तरह एक शब्द है मच का भी बनता है मच मोर मोस्ट। ये पहली डिग्री है पॉजिटिव, ये है कंपैरेटिव डिग्री यानी सेकंड डिग्री, और ये है थर्ड डिग्री यानी सुपरलेटिव डिग्री। क्रिया की ये या किसी भी शब्द की 3 डिग्री होती हैं, तो मैनी मोर मोस्ट, मच मोर मोस्ट, और मोर है सेकंड डिग्री। सेकंड डिग्री यूज होती है जब हम 2 के बीच में कंपैरिजन करते हैं। थर्ड डिग्री यूज होती है जब हम 2 से ज़्यादा के बीच में करते हैं। यहाँ पे कंपैरिजन 2 से ज़्यादा के बीच में है, तो यहाँ पे मोर यूज नहीं होगा, यहाँ पे होगा मोस्ट। ऑफ ऑल द मॉडल्स जेसिका इज द मोस्ट गुड लुकिंग वन। इसका एक तरीका और भी है, मोस्ट गुड के लिए एक शब्द क्या होता है, बेस्ट। सो मोस्ट गुड को आप रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ पे बेस्ट लुकिंग वन। तो गुड को हटा के आप कर सकते हैं बेस्ट, क्योंकि गुड की 3 डिग्री क्या होती हैं, गुड बेटर बेस्ट, और गुड के आगे थर्ड डिग्री लगा दी हमने मोस्ट, तो थर्ड डिग्री प्लस गुड यानी गुड की थर्ड डिग्री में भी हम चेंज कर सकते हैं। तो सेंटेंस ये भी गलत नहीं है, ऑफ ऑल द मॉडल्स जेसिका इज द मोस्ट गुड लुकिंग वन, ये भी ठीक है। लेकिन एक और तरीका लिखने का ये भी है, ऑफ ऑल द मॉडल्स जेसिका इज द बेस्ट लुकिंग वन। When I went there, चार्ल्स इज प्लेइंग अ गेम ऑफ चेस। जब मैं वहां गया चार्ल्स एक शतरंज का गेम खेल रहा था। जब मैं वहां गया, वेंट मतलब क्या होता है, गया था, यानी सेकंड डिग्री है ये वर्ब की, तो वर्ब है गो मतलब जाना, वेंट मतलब गया था, और गॉन मतलब पार्टिसिपल फॉर्म यानी थर्ड डिग्री ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सो गो वेंट एंड गॉन। तो वेंट लगा है मतलब भूतकाल की बात हो रही है। यहां पे लिखा है, अगर आप बोलते हैं चार्ल्स इज प्लेइंग अ गेम ऑफ चेस, मतलब चार्ल्स शतरंज का गेम खेल रहा है। मेरे को बोलना है खेल रहा था, तो ये इज को चेंज कर दीजिए वॉज में। चार्ल्स वॉज प्लेइंग अ गेम ऑफ चेस। सो ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट और थोड़े से डिफिकल्ट एसएससी 2011 के चारों सिटिंग के स्पॉट द एरर क्वेश्चंस। आई एम श्योर इनसे आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में लिख के मुझे ज़रूर बताइए। आपका जो भी फीडबैक है मैं बहुत सीरियसली लेता हूँ, और आपके सारे कमेंट्स मैं पढ़ता हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।